आज हम एक संसदीय प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे और संसद का जो पढ़ने का द्वार जो है वो यहीं से खुलेगा। तो संसदीय प्रक्रिया में एक आता है संसद में बहुमत। अब संसद में बहुमत का अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसको भी समझेंगे। तो संसद में जैसे हमारे पास क्या है, बाई कैमरल इंस्टीट्यूशन है। हमारे पास जो पार्लियामेंट है दो है ना, एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है। अब सरकार जो होती है अपने नियमों को, अपने विचारों को, या बोलो कि अपने किसी जैसे देश को चलाने के लिए कोई एक प्रक्रिया अपनाती है। वो प्रक्रिया अपने मन से वहीं शुरू नहीं कर देती। उसके लिए करती क्या है कि वो इसको बिल के रूप में ले आती है। मतलब कागज पे लिखेगी कि हम कुछ करने वाले हैं, उसके बारे में क्या क्या होगा पूरा डिटेल लिखेगी। उसके बाद वो क्या करेगी, उसको लोकसभा या राज्यसभा में पेश करेगी। तो लोकसभा और राज्यसभा में लोग होते हैं जो चुन के जाते हैं, जो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। तो लोकसभा जिसको बोलते हैं हाउस ऑफ पीपुल बोलेंगे। हाउस ऑफ पीपुल मतलब लोगों का घर, जैसे लोगों का सदन। इसके संवैधानिक रूप में बोले तो लोगों का सदन। इसमें इसके मेंबर बनने के लिए एज कितना होना चाहिए, 25 प्लस 25 होना चाहिए, 25 साल या उससे ज़्यादा होना चाहिए। वो इसका लोकसभा का मेंबर बनेगा। और उसको क्या बोलेंगे, लोअर हाउस। लोअर हाउस, इसको लोअर हाउस बोलते ही इसलिए हैं क्योंकि इसमें एज जो है 25 साल चाहिए रहेगा। अब राज्यसभा में बात करेंगे, इसको बोलेंगे हाउस ऑफ स्टेट। इसमें स्टेट का रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा रहेगा। ज़्यादा मतलब स्टेट का रिप्रेजेंटेशन ही रहता है इसमें, क्योंकि जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं वो लोगों द्वारा डायरेक्ट नहीं चुने जाते। हमारे प्रतिनिधि जो जिनको हम चुनते हैं वही इनको चुन के भेजते हैं। उसके बाद इनमें एज कितना होना चाहिए, 30 प्लस होना चाहिए। और साथ में इसको बोलते हैं अपर हाउस। ठीक है ये बात। अब कोई जैसे हमारे संघीय कार्य प्रणाली जो है, संघीय कार्यपालिका जो है, जो यूनियन जो है हमारा, वो 3 चीजों से मेनली बनता है। लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है कि इनमें कौन संघ कार्य प्रणाली का हिस्सा नहीं है, संघ जो काम करेगी उसका वो नहीं है। तो अब देखो यहाँ पे आएंगे, बात करेंगे कि बिल कोई भी फॉर्म होता है। अब बिल को यहाँ से पास होने के लिए होगा क्या कि संसद के जो सदस्य होंगे वो अपना बहुमत के साथ जब उसको समर्थन करेंगे, ये सदस्यों का बहुमत जब होगा तभी वो बिल पास माना जाएगा। कोई भी बिल किसी भी सदन में पेश हो सकता है। सरकार इसको किसी भी सदन में पेश कर सकती है। ठीक है, यहां तक सब सही। अब मान लो कि कोई बिल सदन में पेश होता है तो बहुमत कितने प्रकार के होंगे, या सरकार संविधान में कुछ परिवर्तन करना चाहेगी तो वो भी इसी बहुमत के अंतर्गत होता है। कि सरकार को लग रहा है, जैसे प्रथम भूमि सुधार 1951 में आता, 1951 में, जिसमें चकबंदी और हदबंदी आया था। तो उसमें हुआ क्या था, संविधान में संशोधन करना था। तो संशोधन के लिए भी एक मेजॉरिटी चाहिए होती है। तो बिल के लिए हो गए, समर्थन मिला, लेकिन संशोधन के लिए भी सरकार ऐसे ही बिल लेके आएगी। और ऐसे ही बिल लेके आने के साथ क्या करती है, उसमें पास करवाना पड़ता है और उसके बाद वो कानून बनता है। तो अब यहाँ पे देखेंगे 4 प्रकार की मेजॉरिटी को हम। पहला है साधारण बहुमत। साधारण बहुमत मतलब सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी। दूसरा है पूर्ण बहुमत। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। तीसरा है प्रभावी बहुमत, इफेक्टिव मेजॉरिटी। और चौथा है विशेष बहुमत। स्पेशल मेजॉरिटी। अब देखो साधारण बहुमत से, इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप।
अब यहां पे देखो साधारण बहुमत से कहानी शुरू करते हैं। अब साधारण बहुमत में जो बात आती है उसमें होता यह है कि कोई भी बिल, जैसे कि कोई भी बिल जब पेश होता है तो उसमें होता क्या है कि कोई भी बिल पेश हुआ और पेश होने के साथ इसमें सदस्यों का समर्थन कितना चाहिए, दोनों सदनों के, मतलब अलग अलग दोनों सदनों के सदस्यों का 50% प्लस 1, 50% प्लस 1 सदस्यों का जब समर्थन रहेगा तो साधारण बहुमत में पास हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ एग्जाम में एक वर्ड होता है उपस्थित एवं मतदान करने वाले। मतलब हमारे पास अगर मान लो 545 545 है तो 545 पे क्या होगा कि उनमें से मान लो 100 लोग अगर उपस्थित नहीं हैं, 100 लोग प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा में, तो क्या होगा कि वो उपस्थित जितने होंगे, मान लो उपस्थित में भी किसी ने वो वोट नहीं किया तो उसको भी हटा देंगे। और हटाने के बाद जो मान लो हमारे पास 300 लोगों ने वोट किया तो 300 डिवाइड बाई 2 तो 150 प्लस 1, तो ये होता है साधारण बहुमत। मतलब कोई भी बिल पे, किसी भी बिल पे अगर 300 लोगों ने वोट किया तो उस पे 151 लोगों ने अगर समर्थन दे दिया तो वो बिल साधारण बहुमत के अंतर्गत जो आएगा वो पास हो जाएगा। तो साधारण बहुमत के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती हैं। साधारण बहुमत के अंदर जैसे नए राज्यों का प्रवेश हो गया, जैसे भारत क्या होगा आर्टिकल 2 के तहत, आर्टिकल 2 के तहत अगर किसी विदेशी राज्य को भारत मिलेगा तो क्या हो जाता है वो साधारण बहुमत। मतलब आर्टिकल 2 का प्रयोग होगा तो क्या होगा साधारण बहुमत, मतलब विदेशी राज्यों का भारत में विलय करना होगा तो वो क्या हो जाएगा साधारण बहुमत में होगा। उसके बाद संसद में गणपूर्ति, गणपूर्ति मतलब क्या होता है कोरम, गणपूर्ति को अंग्रेजी में बोलेंगे कोरम। तो कोरम कितना होना चाहिए, कुल सदस्य संख्या का 1/10। मतलब अगर 545 पे इलेक्शन हुआ है इस साल लोकसभा का तो उनमें का 10% लोग जब तक नहीं रहेंगे तब तक वो क्या होगा गणपूर्ति नहीं माना जाएगा, कोई भी कार्यवाही आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है। उसके बाद जब देखेंगे भाषा का प्रयोग होगा, वो भी क्या है साधारण बहुमत की चीज है। भाषा, लैंग्वेज, व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ द पार्लियामेंट या कॉन्स्टिट्यूशन, तो अगर कोई भी ऐसी चीज होगी तो भाषा वो इसी में आएगी। उसके बाद सिटीजनशिप, नागरिकता की समाप्ति या नागरिकता को खत्म करने का काम होगा, सिटीजनशिप नागरिकता, तो वो भी साधारण बहुमत के। ऐसे बहुत बड़े बड़े लिस्ट हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। अब आते हैं पूर्ण बहुमत पे। इसको हमने देख लिया तो साधारण बहुमत को मिटा देते हैं। अब हम देखेंगे पूर्ण बहुमत को, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। ठीक है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी को देखते हैं। अब देखो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी को प्रयोग कहाँ पे होगा, 2 जगहों पे होता है। पहला कहाँ पे होगा सरकार फॉर्मेशन में, मतलब गवर्नमेंट फॉर्मेशन में, सरकार के बनाने में। तो पूर्ण बहुमत का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, गवर्नमेंट को बनाने में। जैसे कि मान लो इलेक्शन हुआ और हमारे पास स्ट्रेंथ कितनी है, टोटल स्ट्रेंथ कितनी है लोकसभा की 552, लेकिन इलेक्शन होता है 545 पे। ये 7 सीटों का जो अंतर है वो किसके लिए है, पीओजेके के लिए, जो भारत के पास अभी नहीं है, जिसको भारत अपना मानता है, जो पाकिस्तान द्वारा कब्जा किया गया है। तो इस पे इलेक्शन होता है। अब हमारा टोटल स्ट्रेंथ उतना है लेकिन इलेक्शन होता है 545 पे। अब सरकार बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा कि इससे एक अधिक सरकार के समर्थन में वोट होना चाहिए, वही सरकार फॉर्म होगी, वही सरकार बनेगी। अब मान लो 545 को डिवाइड, अब इसमें एक बात और, इसमें उपस्थित और मतदान करने वालों का मतलब नहीं है। तो कभी भी अगर पूर्ण बहुमत में बात आती है, एग्जाम में लिखता है उपस्थित और मतदान करने वाले, तो इससे मतलब नहीं होता है। टोटल स्ट्रेंथ, टोटल सीट पे ये काउंट होता है। तो 545 है, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 272। इससे एक चाहिए, ज्यादा चाहिए हमें, +1। तो हमें सरकार बनाने के लिए कितने लोकसभा के सदस्यों की जरूरत होगी, 273। तो इस तरह से पूर्ण बहुमत यहाँ यूज होगा। दूसरी जगह पूर्ण एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कहाँ यूज होगा, गणपूर्ति, कोरम में। कोरम संसद की कार्यवाही जब कब प्रारंभ होगी, जब गणपूर्ति होगा।
मतलब कोरम कंप्लीट होगा। मतलब यहाँ भी हमारे पास डिवाइड बाई 10 कर देंगे, मतलब कुल सदस्य संख्यों का 10वां हिस्सा हमारे पास क्या होना चाहिए, अवेलेबल रहना चाहिए। 55 यहाँ पे हो गया, और मतलब 44-45 के आसपास लोग जब हमारे पास होंगे, उस सदन में बैठे होंगे, चाहे लोकसभा या राज्यसभा, उसी स्थिति में हमारी सदन की कार्यवाही प्रारंभ होगी। अब देखेंगे प्रभावी बहुमत क्या है। अब जैसे 370 वाले में क्या हुआ था केस में, सरकार को बिल लाना था 370 का, तो विपक्ष के बहुत सारे लोगों को सरकार ने क्या किया, भेज दिया बाहर, स्कॉटलैंड के जाओ संसद का सर्वे करके आओ। और संसद के सर्वे करते रह गए, इधर सरकार ने बिल ला दिया, और बिल लाने के बाद क्या हुआ, कहानी खत्म हो गई, मतलब बिल पास हो गया, विरोध नहीं हो पाया उसका। प्रभावी बहुमत, प्रभावी बहुमत वो होता है, इफेक्टिव मेजॉरिटी वो होती है कि कुल टोटल मेंबर माइनस एब्सेंट मेंबर। टोटल मेंबर माइनस एब्सेंट मेंबर, मतलब कोई भी बिल आता है, उसमें अगर मान लो मतदान करना है, तो उसमें जितने एब्सेंट मेंबर हैं उसको हम हटा देते हैं। इसका वही सिंपल मेजॉरिटी के जैसा केस है, इसमें बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, लेकिन इसको भी गिना जाता है, प्रभावी बहुमत को भी, इफेक्टिव मेजॉरिटी को भी। अब विशेष बहुमत पे बात करते हैं। विशेष बहुमत पे बात करते हैं। विशेष बहुमत पे बात कीजिए, 2 प्रकार का होगा। विशेष बहुमत क्या होगा, या तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों का अलग अलग क्या होगा, लोकसभा और राज्यसभा, मतलब लोअर हाउस एंड अपर हाउस, दोनों के अलग अलग, मतलब दोनों सदनों में अलग अलग कुल सदस्यों का, कुल उपस्थित, यहाँ पे उपस्थित रहेगा, मतलब प्रेजेंट कितने हैं और वोट कितनों ने डाला, उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का, सदस्यों के कुल संख्या का 2/3, जो कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का के 50% से ज्यादा होना चाहिए। उपस्थित और मतदान करने वाले कुल सदस्यों के 50% मतलब 50% से ज्यादा होना चाहिए। अगर मान लो कोई बिल आता है और वो विशेष, इस पे भी कैटेगराइज्ड है कि विशेष बहुमत के अंतर्गत कौन सी चीजें आएंगी, तो लोकसभा में कोई बिल आता है, उस समय कितने लोग हैं, मान लो 400 लोग हैं। अब 400 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आ जाएगा 200। अब 400 का 2/3 निकालेंगे, 2/3 इंटू 400 जब करेंगे, वन 33 इंटू 266 है ना। अब देखो, अगर 2/3 कितना आया, 266 आया, और 50% कितना आया, 200 आया। तो यही बोल रहा है कि अगर कोई विशेष बहुमत के कैटेगरी में कोई बिल आता है, तो वह उपस्थित और मतदान करने वाले कुल सदस्य संख्या क्या 2/3 का समर्थन तो लेगा, साथ में उसको उपस्थित और मतदान करने वाले जितने प्रेजेंट और वोटिंग हुआ है, जितने प्रेजेंट है और जिन्होंने वोटिंग किया है, उनके 50% से 50% से ज्यादा होना चाहिए। तो ये 50% ये हुआ आपका 200, और यहाँ पे 2/3 कितना है, 266 आया, तो ये बिल पास हो जाएगा। अब बात आती है यहाँ पे जो बात आती है, इसमें क्या होगा, ऐसे ही राज्यसभा में भी होगा। लोकसभा का ये वो हुआ, मान लो राज्यसभा में भी मान लो 200 लोग हैं, तो ऐसे भी निकाल देंगे, डिवाइड बाई 2 तो 100 हो गया, और इसका मान लो 2/3 निकालेंगे 200 का, है ना, तो ये 6 मान लो 6 हो गया, उसके बाद 120 हो गया। तो ये भी 2/3 किससे ज़्यादा है, ये 100 से ज़्यादा है, मतलब 50% से 120 ज़्यादा है, तो ये बिल यहाँ भी पास होगा, ऐसे अगर इतने मेंबर रहे तो। अब यहाँ पे आते हैं लोकसभा।
लोअर हाउस प्लस अपर हाउस, दोनों से मिल गया परमिशन अगर, तो हमें कहाँ जाना होता है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। लेजिस्लेटिव असेंबली में जाएंगे हम। लेजिस्लेटिव असेंबली में जाएंगे जब, तो इनके साथ दो कंडीशन है। ये टोटल इंडिया में जितनी लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, मतलब विधानसभाएं हैं, उनका 50% तो समर्थन चाहिए। 50% से ज़्यादा का समर्थन चाहिए। 50% ज़्यादा लेजिस्लेटिव असेंबली के जितनी हैं उस बिल पे 50% प्लस लेजिस्लेटिव असेंबली उनको सपोर्ट करे। साथ में टाइम ड्यूरेशन नहीं बताया गया है, टाइम ड्यूरेशन नहीं बताया गया है। तो अगर गवर्नमेंट क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई बिल यहाँ लोकसभा राज्यसभा से 2/3 से पास कर देती है और स्टेट असेंबली को भेजती है, तो स्टेट पूरे भारत के जितने स्टेट हैं, मान लो 28 स्टेट हैं, डिवाइड बाई 2 करेंगे, 2 हाँ 40, तो ये हो गया 14 असेंबलीज का सपोर्ट तो चाहिए, लेकिन वो कब तक सपोर्ट देंगी उस बिल को, फिर वापस करेंगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये डिफाइन नहीं है कहीं भी। अब इसमें भी देख लेंगे कि स्पेशल मेजॉरिटी में क्या क्या चीजें आएंगी। अब देखो, जिनमें लेजिस्लेटिव असेंबली लोकसभा का समर्थन नहीं चाहिए, ऐसे क्या क्या है? नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, ठीक है। उसके साथ क्या आएगा? फंडामेंटल राइट्स पे भी कुछ बात आ जाएगी। फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, उसमें कुछ चेंज करना हो तो इसी में आएगा। उसके बाद महाभियोग, इम्पीचमेंट, महाभियोग, इसमें भी कुछ करना हो तो क्या होगा? इसी में आएगा। अब अगर इसमें आता है जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट असेंबली सबका समर्थन चाहिए, तो इसमें क्या हो जाएगा? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का निर्वाचन करना। अगर उसमें कुछ चेंज करना होगा, उसमें कुछ बदलाव करना होगा, तो क्या होगा? लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा प्लस राज्यसभा, अपर हाउस, लोअर हाउस प्लस अपर हाउस, ये दोनों का वो होगा, सपोर्ट होगा 2/3 से। उसके बाद स्टेट असेंबली का वो होगा, समर्थन होगा, तब होगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पावर को, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के पावर को अगर कुछ चेंज करना हो तो इसमें क्या होगा? इन सबका समर्थन चाहिए। उसके साथ क्या होगा? अगर राज्यसभा मतलब अपर हाउस के सीट में अगर कुछ चेंज करेंगे, अपर हाउस सीट में कुछ चेंज करेंगे, तो इसका वो सपोर्ट, स्टेट असेंबली का सपोर्ट चाहिए, इस टाइप का। उसके साथ क्या हो जाएगा? कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में मान लो अमेंडमेंट करना हो, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ संशोधन करना हो, तो भी क्या होगा? अमेंडमेंट करना हो, अमेंडमेंट में भी यही काम होगा, लोकसभा, राज्यसभा प्लस स्टेट असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली का सपोर्ट चाहिए होगा। तो और भी इसमें लिस्ट है, इसमें इतना ही रख रहे हैं। अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और डिटेल इसके बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।